So let's start with the first part of our rapid revision and begin with the first chapter के जो थोड़े बहुत लर्निंग आउटकम्स हैं. How do we distinguish कि एक इमेज जो है वो टेम की है या सेम की है? तो दो चीज़ें बस याद कर लो, और तुम लोग अक्सर तुम लोगों ने जब क्वेश्चंस किए होंगे, अगर पास पेपर तुम लोग को याद हो, तुमने प्रैक्टिस किए हैं, तो अक्सर लिखा होता है कि यू कैन सी इंटरनल स्ट्रक्चर्स. इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है कि आप सेल की अंदर की डिटेल्स देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं? सेल की अंदर की डिटेल्स देख सकते हैं. एंड यू कैन नॉट सी 3D क्या नाम है अपीयरेंस ऑफ द इमेज, लाइक जिसको कभी कभी लिखा जाता है यू कैन नॉट सी सरफेस कॉन्टूर्स. सरफेस कॉन्टूर्स का मतलब होता है एक्सटर्नल सरफेसेस नजर नहीं आ रहे होते. जैसे आरबीसी होता है ना यार, जब आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आरबीसी देखेंगे तो टिपिकल बाइकॉनकेव आपको बाहर से सरफेस नजर आ रहा होगा. बट जब आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो आपको सरफेस की कोई चीज़ नजर नहीं आएगी, सेल के अंदर की चीज़ें आपको नजर आएंगी. लाइक तो जस्ट रिमेंबर, लाइक जब आप टेम की इमेजेस देख रहे होते हैं तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रहे होते हैं, और जो इमेज की अपीयरेंस होती है वो 3D नहीं होती है. लाइक आपको जो है वो 2D अपीयरेंस नजर आ रही होती है. तो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू रिमेंबर जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई कि ये इमेज प्रूव करेंगे ये इमेज टेम की इमेज क्यों है. अक्सर तुमने देखा होगा रिसेंट पास्ट पेपर में देखो क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाई दिस इमेज इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ rather than what rather than scanning. तो आप ये दो चीज़ें बेसिकली आंसर्स में याद रखेंगे. लाइक now how do you calculate an eyepiece reticle using a stage micrometer? ये नॉर्मली MCQs में आता है. मैं एक क्वेश्चन पे भी निकाल के ले आया हूँ, बाकी शायद दो लेके आ गया. मैं तुम्हारे से कर लूँगा ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए eyepiece reticle और stage micrometer होता क्या. पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि तुम लोगों ने लैब में ये किए नहीं किए. स्टेज माइक्रोमीटर जो होता है ना वो कैलिब्रेटेड होता है. क्या होता है? कैलिब्रेटेड होता है. इट्स लाइक समझो मीटर रूल है जिस तरह, ठीक है. आईपीस रेटिक्यूल जो होता है ना वो अनकैलिब्रेटेड होता है. यू कैन टेक दिस एज अ थ्रेड नहीं होती, लाइक थ्रेड होता नहीं है ये, तो मैं सिर्फ समझाने की एनालॉजी दे रहा हूँ. मैं लाइक जिस तरह एक धागा नहीं होता उसको मैं कैलिब्रेट कर सकता हूँ यूजिंग क्या नाम है रूलर, बिल्कुल उस तरह आईपीस रेटिक्यूल को आप कैलिब्रेट कर सकते हैं यूजिंग अ स्टेज माइक्रोमीटर. तो ये कैलिब्रेटेड डिवाइस होती है, ये अनकैलिब्रेटेड डिवाइस होती है. और आपके एग्जाम में जब P1 में क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरह आते हैं, मैं उसके दो एग्जांपल्स तुम्हारे साथ कर लेता हूँ. लाइक P2 में इतना आईपीस रेटिक्यूल स्टेज माइक्रोमीटर आता नहीं है, बट ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि नहीं आ सकता. तो यू शुड नो एक्जैक्टली हाउ टू वर्क अराउंड विद दैट. सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन. The diagram shows a stage micrometer on which the small divisions are 0.1 millimeter. It is viewed through an eyepiece containing a reticule. तो मैं तुम्हें एक थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ. यूजली जब तुम ऐसी डायग्राम्स देखो ना यार, तो जो तुम्हें नजर आता है ना, लाइक तुम्हें नजर आ रहे होंगे दो स्केल्स हैं. एक ये नीचे छोटा वाला स्केल नजर आ रहा है और एक बड़ा वाला स्केल नजर आ रहा है. ये जो आपको नजर आ रहा है ना स्केल जिसपे 0 से 100 मार्क्ड है, लाइक दिस इज द eyepiece reticule. व्हाट इज दिस? दिस इज द eyepiece reticule. इसको हम बोलते हैं eyepiece ग्रेटिक्यूल, ठीक है. और ये जो आपको बड़ा वाला स्केल नजर आ रहा है ना ऊपर, लाइक जो डार्क क्या नाम है लाइन से बना हुआ है, लाइक बोल्ड लाइन से आपको नजर आ रहा है बना हुआ, दैट्स द स्टेज माइक्रोमीटर. इसको बोला जाता है स्टेज माइक्रोमीटर. अब एग्जाम में आपको ऊपर ये पता है कि स्टेज माइक्रोमीटर की जो स्मॉल डिविजन है ना, दे आर 0.1 मिलीमीटर अपार्ट. इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी छोटी डिविजन है ना, इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 0.1 मिलीमीटर है. ये जो 0 to 100 लिखा होता है ना, ये अनकैलिब्रेटेड होता है. आप स्टेज माइक्रोमीटर को यूज़ करके इन डिविजन्स को कैलिब्रेट करते हैं. किस तरह करेंगे? बहुत सिंपल होता है. आपको एग्जामिनर ने बता दिया भाई कि ये इसकी छोटी डिवीजन 0.1 मिलीमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये 0.1 मिलीमीटर कितने क्या नाम है आईपीस रेटिक्यूल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है 10 और 50 के बीच में ना, तो ये 40 डिवीजन होंगे. ये टोटल 40 डिवीजन होंगे. तो मैं आराम से लिख सकता हूँ यहाँ पे कि भाई 40 डिवीजन ऑफ द आईपीस रेटिक्यूल ऑफ द ईपीजी लिख रहा हूँ. आईपीस रेटिक्यूल को मैं यहाँ लिख देता हूँ ईपीजी, और यहाँ लिख देता हूँ स्टेज माइक्रोमीटर को SM. सही है ना. सो 40 डिविजन्स ऑफ द आईपीस रेटिक्यूल दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 0.1 मिलीमीटर. अब ये जो 0.1 मिलीमीटर की वैल्यू नहीं, ये स्टेज माइक्रोमीटर से मेरे पास आई है, तो इसलिए बेसिकली ये स्टेज माइक्रोमीटर को यूज़ करना जरूरी होता है टू कैलिब्रेटेड. आप ये खुद रूलर रख के नहीं मेजर कर सकते भाई. ये माइक्रोस्कोप पे जब करना होता है तो आपको ये स्टेज माइक्रोमीटर के थ्रू इसको कैलिब्रेट करना होता है. तो अब आप बता सकते हैं वन डिविजन ऑफ आईपीस रेटिक्यूल, one division of eyepiece reticule is therefore equal to what? 0.1 divided by 40 मिलीमीटर. तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगा, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर कितना बन जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 40 मिलीमीटर, 0.0025 मिलीमीटर. तो ये 0.0025 मिलीमीटर आ गया. इसको मैं माइक्रोमीटर में कर दूंगा जस्ट टू मेक द वैल्यूज, क्योंकि फाइनल आंसर तुम देखो आंसर जो है वो माइक्रोमीटर्स में दिया हुआ है ना, तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ के वो फाइनल आंसर माइक्रोमीटर में निकालना है, तो मैं 2.5 माइक्रोमीटर लिख देता हूँ. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अब गौर से देखो, ये जो सबसे छोटी डिवीजन है ना, यहाँ मैं इतनी छोटी है कि मैं लेबल भी नहीं कर सकता हूँ. ये जो छोटा सा डिस्टेंस है बिटवीन टू स्मॉलेस्ट डिविजन्स, उसका जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है, उसका लेंथ है 2.5. वन डिवीजन ऑन आईपीस रेटिक्यूल इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर. ये आपने निकालना होता है. जब ये आ जाता है ना आपके पास, फिर आप क्या करते हैं, स्टेज को हटा देते हैं
और यहाँ पे कुछ स्लाइड रख देते हैं, और फिर उस स्लाइड पे कोई भी चीज़ आपको मेजर करनी हो आप आराम से आईपीस रेटिक्यूल में मेजर करें। अगर एक डिवीजन 2.5 है तो जितना भी ये डिवीजन होंगे उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है आपके पास जब आप ये कैलकुलेशन करें तो आंसर आपके पास हमेशा एक्यूरेट आए। यूजुअली जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर हो सकता है, जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू होती है आप उसको मार्क कर देते हैं। जैसे ये मेरी इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है ना, तो जब मैं यहाँ पे निकाल के तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो हो सकता है कि मैंने इसको डायग्राम को जूम किया हुआ है तो हो सकता है मेरा आंसर ऊपर नीचे है, जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू होगी मैं उसको मार्क कर दूंगा। सो अब मैं किस तरह निकालूंगा, क्वेश्चन इज द स्टेज माइक्रोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय अ स्लाइड ऑफ अ प्लांट सेल। हमने स्टेज हटा दी, अब उसकी जगह प्लांट सेल आ गए। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट है जो आपको नजर आए, तो लेट्स से मैंने इस एक क्लोरोप्लास्ट की विड्थ नोटिस कर ली कि ये कितने डिविजन है, तो 1 2 3 4 तकरीबन 4 डिविजन आ रही है। लाइक तो 4 डिविजन, 4 से 5 है तो तुम कोई भी वैल्यू ले लो, कोई मसला नहीं है। सो 4 डिविजन ऑफ आईपीस रेटिक्यूल है जो आपके पास आ रहा है विड्थ ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। आप 2-3 क्लोरोप्लास्ट को लेके फिर उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, परफेक्टली फाइन, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एक ही से आ जाता है आपका आंसर यूजुअली। तो 4 डिवीजन आईपीसी के मुझे पता है भाई 1 डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच, 2.5 माइक्रोमीटर, करेक्ट। तो 4 डिविजन कितना हो जाएगा, 4 डिवीजन विल बी इक्वल टू 2.5 multiplied by 4 and that will be 10 micrometer and that will be my answer, option B will be my answer। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं स्टेज माइक्रोमीटर और आईपीस रेटिक्यूल के, कोई मुश्किल नहीं होते। जब मैं तुम्हारे से एमसीक्यूज के प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं ये जितने भी ये लाइक 5-6 सवाल जो रिसेंट पास आउट में होंगे मैं इनके निकाल के लेके आ जाऊँगा, लाइक विल डू ऑल ऑफ देम इन क्लासेस। लाइक मैं चाहता हूँ आपके पास कम से कम एक थोड़ा सा ओवरव्यू रिगार्डिंग व्हाट्स एन आईपीस रेटिक्यूल, व्हाट इज द स्टेज माइक्रोमीटर and how do we use both of them in what in making measurements like with reference to your papers। like तो यहाँ को स्टेज माइक्रोमीटर को यूज़ किया जाता है टू कैलिब्रेट द आईपीस रेटिक्यूल, और फिर आईपीस रेटिक्यूल को यूज़ किया जाता है टू मेक मेजरमेंट्स। लाइक जो आपके पास सेल साइजेस में सेल का डायमीटर हो गया, न्यूक्लियस का डायमीटर हो गया, वैक्यूल का डायमीटर हो गया, ये सब मेजरमेंट्स आप ले सकते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग द आईपीस रेटिक्यूल। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन मैंने और डाला हुआ है, ये आप घर पे ट्राई करेंगे, मतलब कि आराम से ट्राई कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, या अभी क्लास के बाद ही ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपको फिर इसका आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज RER, SER एंड गोल्जी का स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। ये मैं 3 क्यों निकाल के लेके आया हूं, बिकॉज ये वो चीज़ें होती हैं जिनमें ना आप जब आंसर लिख रहे होते हैं ना, फ्लैट एंड सैक, सिस्टर्नी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। तो मैं मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स निकाल के ले आया हूँ जिनमें आपको मार्क्स मिलते हैं। लेट्स सी के इन तीनों की स्ट्रक्चरल डिटेल्स क्या हैं। फंक्शन आप बहुत अच्छा लिखते हैं, फंक्शन में मसला नहीं होता है, वैसे ही मैं निकाल के दिया था ये। आई जस्ट डू द स्ट्रक्चर ऑफ दीज इन अ लिटिल डिटेल विद यू। तो इस स्लाइड के ऊपर आपको RER और SER की मेन स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्शन नजर आएगी। अब गौर से देखो यार मैं क्या क्या तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि RER के पास राइबोसोम्स होते हैं और SER के पास नहीं होते। तो मैं यहाँ करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो मेन पॉइंट्स लिखता जाता हूँ, ठीक है ना, दोनों के मेन पॉइंट्स लिखता जाता हूँ। तो आपके पास इन द केस ऑफ RER is remember there is presence of ribosomes, ribosomes are present, ribosomes present, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, राइबोसोम्स एब्सेंट। एक ये हो गया इनका स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्शन, ठीक है ना, राइबोसोम्स एब्सेंट, राइबोसोम्स एब्सेंट। दूसरी चीज गौर से देखो, RER में फ्लैट एंड सैक्स होते हैं, SER में तुम फ्लैट एंड सैक्स का टर्म यूज करोगे कि SER के जो वो नहीं होते जो गोले गोले आपको नजर आ रहे होते हैं, लाइक पतले पतले लंबे लंबे सॉसेज टाइप, उनको आप बोलेंगे SER के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। दिखने में एक जैसे ही लगता है, ऐसी बात है, लाइक बस आप टर्म यूज करेंगे कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आप लिखेंगे भाई कि RER के पास क्या है, फ्लैट एंड सैक्स या सिस्टर्नी है। फ्लैट एंड सैक्स, ओके मैं फ्लैट एंड सैक्स हूँ बिकॉज सिस्टर्नी तो दोनों जगह टर्म आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टर्म फ्लैट एंड सैक्स, और यहाँ आप टर्म यूज कर सकते हैं दैट दे हैव अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नंबर 3, RER जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है इग्नोर, I का मतलब होता है इग्नोर नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और R का मतलब होता है रिजेक्ट। अगर आपने ये लिख दिया तो आपने जो भी ये पॉइंट लिखा हो वो रिजेक्ट हो जाएगा। लाइक अगर आपने गलती से लिख दिया दैट द RER इज कंटिन्यूस विद द इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो रॉन्ग हो जाएगा। याद है ना, न्यूक्लियर एनवेलप की इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ RER कंटिन्यूस होता है। तो RER इज व्हाट, कंटिन्यूस विद यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली, usually continuous with, it's not always, it's not necessary, it's usually continuous with what, with the nuclear envelope, with the nuclear या membrane लिख देता हूँ, nuclear membrane, ठीक है। और यहाँ भी याद रखो it's not continuous with the, not continuous with the
विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। SCR जो है वो यूजुअली न्यूक्लियस के करीब नहीं होता, उससे कोई रेलेवेंस नहीं बनती करीब होने की। और जो लास्ट चीज़ है जो आप याद रखेंगे दैट इज़ व्हाट, जो पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, द RER हैज़ अ मोर रेगुलर अरेंजमेंट। लेयर्ड अरेंजमेंट ज़्यादा रेगुलर होती है। SCR की जो होती है लेयर्ड अरेंजमेंट वो क्या होती है, इर्रेगुलर होती है। सो RER हैज़ अ मोर। नाउ दीज आर ऑल मार्किंग पॉइंट्स, आप सारे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक मैं मार्किंग पॉइंट्स तो मैं सिर्फ दिखाई इससे रहा हूँ कि तुम लोग देख लो भाई ये पॉसिबल मार्किंग पॉइंट्स हैं, सब लिखने की जरूरत नहीं होती। जितने नंबर ऑफ मार्क्स का आएगा आप उतने नंबर ऑफ मार्क्स के लिए लिखेंगे। राइट, सो नंबर 4 में आप क्या लिखेंगे, दैट RER हैज अ रेगुलर, हैज अ लेयर्ड या रेगुलर अरेंजमेंट, हैज अ लेयर्ड रेगुलर लेयर्ड अरेंजमेंट। एंड यहाँ पे आपके लिखेंगे दैट SER इज इरेगुलर। तो ये हो गए इन दोनों के मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स। लाइक यहाँ पे मैंने कहीं रोल नहीं लिखा है, यहाँ पे जो मेन चीज़ मैंने लिखी है वो क्या लिखी है, स्ट्रक्चरल फीचर्स लिखी हैं। तो आप स्ट्रक्चरल फीचर, क्योंकि अक्सर जब स्ट्रक्चर आते हैं ना इन आपसे स्ट्रक्चरल डिटेल्स होते हैं इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की, RER, SER, गॉल्जी की, तो अक्सर आप लोग एम्बिग्यूटी होती है ऑन व्हाट टू राइट। इसलिए मैं ये तीन जो है वो स्पेशली जो है वो आपके लिए निकाल के ले आया था। लाइक तो ये चार फीचर्स हैं, कंपेरिजन में तुम दोनों के बेसिकली याद कर लोगे। गॉल्जी में आप क्या लेंगे, गॉल्जी सारा सिंपल होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ यू आर मोर कंफर्टेबल राइटिंग अबाउट द गॉल्जी। गॉल्जी में क्या होते हैं, अगेन फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। ये आपके पास मेन चीज़ होगी फ्लैटेंड सैक्स, जिनकी लेयर्ड अपीयरेंस होती है। पर ये जो सैक्स होते हैं ये आपस में जो सिस्टर्नी होते हैं ये आपस में कंटिन्यूस नहीं होते हैं। सो दे आर नॉट कनेक्टेड टू और कंटिन्यूस विद व्हाट, विद द न्यूक्लियर, ना ही ये खुद भी जुड़े होते हैं। एंड दे हैव स्वेलिंग्स एट व्हाट, एट द एंड्स ऑफ द सैक्स। में देखा होगा गॉल्जी जब भी हम बनाते हैं ना तो इस तरह कोनों पे बल्जिंग सी होती हैं, याद है तुम लोग को, इस तरह ना आपके पास कोनों में बल से बने होते हैं। लाइक सो इसको हम बोलते हैं स्वेलिंग्स एट द एंड्स ऑफ द सैक्स। लाइक एंड दे डोंट हैव एनी व्हाट, एनी राइबोसोम्स अटैच्ड टू देम। तो ये आप जो है वो फीचर नंबर 1 फ्लैटेंड सैक्स हो गया, नॉट कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये फीचर नंबर 2 हो गया, देयर आर स्वेलिंग्स एट द एंड्स ऑफ द सैक। फीचर नंबर 3 हो गया, एंड देयर आर नो राइबोसोम्स अटैच्ड टू देम। ये फीचर नंबर 4 हो गया। ये स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, याद रखो। ये जो मैंने अब तक किए हैं दीज आर ऑल क्या नाम है, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ SCR, RER एंड गॉल्जी। फंक्शन तुम लोग को यूजुअली होता है वो मैं एक ही स्लाइड में डाल के आया हूँ। फंक्शन RER का जो मेन फंक्शन होता है वो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है। ज़्यादा मार्क का है तो आप बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन होती है वो तुम्हें याद होगी, उसको तुम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हो। वो इट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। लाइक याद रखो RER की जो मॉडिफिकेशन होती है वो बेसिकली प्रोटीन फोल्डिंग के फॉर्म में होती है, कि वो प्राइमरी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, वो फोल्ड होकर सेकेंडरी टर्शरी क्या नाम है स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग जो होती है वो बेसिकली RER में हो रही होती है। बिकॉज याद रखो मॉडिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो RER भी करता है, गॉल्जी भी करता है। गॉल्जी बट डिफरेंट किस्म की मॉडिफिकेशन करता है। सो गॉल्जी बॉडी का मेन रोल ही ये होता है, दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर मॉडिफिकेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, सच एज अटैचिंग क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट चेन टू द प्रोटीन टू फॉर्म अ ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, अच्छा उसने लिखा है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, अगर आपने लिखा है तो एक्सेप्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यहाँ पे भी ऊपर भी दोनों पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहलाती हैं। वाई, बिकॉज दोनों ट्रांसलेशन के बाद हो रही होती हैं, बट ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है और ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा गॉल्जी क्या करता है, गॉल्जी पैकेज भी करता है क्या नाम है प्रोटीन्स को इनटू वेसिकल्स। गॉल्जी जो है वो क्या नाम है सिक्रीटरी वेसिकल्स भी बनाता है। एंड एक स्पेशलाइज टाइप के सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, सिक्रीटरी नहीं होते, वेसिकल्स होते हैं जो कि गॉल्जी बनाते हैं, जिनको हम जिनके अंदर हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, उनको हम लाइसोसोम बोलते हैं। लाइक तो ये आपके पास 4 डिफरेंट चीज़ें हैं जिस पर आपको मार्क मिल सकते हैं। लाइक सो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 आपके पास ये आ गया। लाइक सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट नाउ टू गेन क्रेडिट एज फार एज द फंक्शन ऑफ द गॉल्जीज। नॉर्मली ये जो एग्जामिनर में मार्किंग स्कीम में देता है ना, तो ये जो सेमी कोलन होता है इसका मतलब होता है दैट इज द मार्किंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे तुम देख लो ना, तो यहाँ दिस इज द मार्किंग पॉइंट ओवर है। लाइक तो आपने नंबर ऑफ मार्क्स कम होंगे, आपने इसमें से कुछ भी लिखा होगा वो आपको मार्क दे देगा। लाइक यहाँ पे जो है आपने ये वाली चीज़ लिखी होगी या इनमें से कोई भी टर्म लिखी होगी तो आपको मार्क मिल जाएगा। SCR यूजुअली जो है बहुत सिंपल होता है, जब भी आता है नॉर्मली 1 मार्क का ही आता है। SCR का रोल क्या होता है, you write about the role of the SCR, just remember that's responsible for the synthesis of lipids। यहाँ पे लिपिड्स के डिफरेंट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टीरॉइड हो गया, कोई भी आप इनमें से टर्म लिख दोगे एग्जामिनर आपको जो है वो मार्क दे देगा फॉर द रोल ऑफ SCR। स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल वायरस, यह देखो तुम्हारे कोर्स में एक एडिशनल चीज़ ऐड हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है,
मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अभी। तुम लोग को पता है हर एक टिपिकल जो वायरस होता है ना उसके पास क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और उसके अंदर कोई ना कोई न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और तुम्हें पता है डीएनए की फिर दो फॉर्म्स होती हैं, आरएनए की दो फॉर्म्स, उनमें से कोई एक न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो कैप्सिड के अंदर इंक्लोज होगा। इन एडिशन टू दिस यू शुड ऑल्सो नो दैट सम वायरसेस जो होते हैं ना वो एनवेलोप्ड होते हैं, दे हैव अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आउटसाइड द कैप्सिड। ये सब में नहीं होती, कुछ वायरसेस में होती है, जैसे HIV इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ वायरस जिसके बाहर जो है वो क्या नाम है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। और नॉर्मली वो ग्लाइकोप्रोटीन एनवेलप उसको हम बोलते हैं क्योंकि उसकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं, हमेशा नहीं होती। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इग्नोर विद ग्लाइकोप्रोटीन्स, आपने लिखा भी होगा तब भी कोई मसला नहीं है, नहीं लिखा होगा तब भी कोई मसला नहीं है, तो वो इग्नोर कर देगा अगर आपने टर्म लिखी होगी। इसके अलावा आप साइज ऑफ द वायरस के बारे में बता सकते हैं, जो आपने रेंज याद की है वो आप वही लिख के आएगा, यू डोंट रियली हैव टू रिमेंबर दिस रेंज। यू कैन मेंशन अबाउट कैप्सिड बीइंग मेड अप ऑफ कैप्सोमेर्स। तो ये जो ABP लिखे होते हैं ना वो इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव वैलिड पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये दो नहीं लिखे जो मेन मार्किंग पॉइंट्स हैं लाइक, तो इनमें से कोई ना कोई मार्किंग पॉइंट आपको मिल जाएगा अगर आपने कोई पॉइंट लिखा होगा। फॉर एग्जांपल आपने बताया भाई कैप्सोमेर से बना होता है कैप्सिड, तब आपको जो है वो, बल्कि इसको मैं स्टेरिक से ही लिखता हूँ, तब भी आपको मार्क मिल जाएगा। आपने साइज़ के बारे में रेफरेंस दे दिया तब भी आपको मार्क मिल जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं थर्ड लेवल कर देता हूँ कि वायरसेस आर एसेलुलर, यानी जो दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, या तुम ये भी सकते हो वायरसेस डोंट हैव साइटोप्लाज्म, दे डोंट हैव क्या नाम है मेटाबॉलिक एंजाइम्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो यू कैन इवन मेंशन दैट एज व्हाट एज अ मार्किंग पॉइंट ओवर हियर, क्या नाम है इन द केस ऑफ वायरस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू। लेट्स मूव ऑन towards biological molecules and define the primary, secondary, tertiary and quaternary structures to begin with. प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की जब आप बात करते हैं, या मुझे वो चाहिए हाइलाइटर कहाँ से पकड़ना है। सो जब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, याद रखो, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्लीज रिमेंबर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, sequence of amino acids is what is the main thing, and these amino acids are joined together by what, by peptide। एक मार्क का है बस सीक्वेंस लिख दो, that's the keyword that they'll be marking you on, ये आपका मार्किंग पॉइंट बन जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो मार्किंग पॉइंट्स होते हैं वो ये लिखने के होते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिसेस आते हैं, बीटा प्लीटेड शीट्स आते हैं, और एक और चीज़ आप लिख सकते हैं एरियाज ऑफ रैंडम कॉइल्स। यानी अगर आपको किसी प्रोटीन में स्ट्रक्चर नजर आए ना कि जिसमें आपको टिपिकल बीटा प्लीटेड या अल्फा हेलिसेस नजर नहीं आ रहे हैं बट रैंडम सी टेढ़ी मेढ़ी सी रिबन टाइप सी डायग्राम नजर आ रही है, तो वो जो रैंडम कॉइल्स होते हैं उनको भी आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट बोल सकते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, इंटरैक्शंस होती हैं बिटवीन द साइड चेन्स या आर ग्रुप्स लाइक, और ये इंटरैक्शन बॉन्ड्स के फॉर्म में होती हैं। वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, क्या नाम है डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और एग्जाम में लिखा हुआ है कोई भी इनमें से दो मेंशन कर दो भाई, आप रिफ्लेक्स में चारों ही लिख के आते हैं, आप चारों लिख के हैं, कोई मसला नहीं है लाइक, एंड इट लीड्स टू व्हाट, फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन। आप जब टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रेगुलर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है, तो आप इवेंचुअली बताएंगे इन बॉन्ड्स की वजह से प्रोटीन्स की रेगुलर 3D क्या हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड की रेगुलर 3D फोल्डिंग हो जाती है लाइक, तो ये आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे इंटरैक्ट, क्या नाम है, टू गिव यू अ 3D कॉन्फ़िगरेशन, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज की टर्म्स। रिविजन का बेसिकली पर्पस ये है कि आपको ये पता हो आपको मार्किंग पॉइंट्स क्या मिलेंगे। मेक श्योर क्या मैं कुछ आपको नया नहीं बता रहा हूँ लाइक, आप जितनी चीज़ें यहाँ पढ़ते जाएंगे मेक श्योर यू कीप ऑन रीइंफोर्सिंग, दे कीप ऑन रीइंफोर्सिंग व्हाटएवर यू हैव लर्न लाइक। और कोई ऐसी चीज़ें जो तुम्हें लगता है यार ये मुझे याद नहीं थी, उसका स्क्रीनशॉट ले लो बस, उनको एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लेना, ख़त्म, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा लाइक। देन सेल्यूलोज, मैं पूरा भाषण ही में लेके आया हूँ, जो एक्चुअल रेलिवेंट चीज़ है जिस पर मार्क मिलता है आपको मैं लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन द क्वेश्चन ओवर हियर वाज सेल्यूलोज मॉलिक्यूल और सेल्यूलोज फाइबर, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल सेल्यूलोज फाइबर कैसे बनते हैं, एंड देन उसकी हाउ डू दे मेक अप द सेल वॉल कम्प्लीटली परमेबल, ये सवाल था। तो उसके ये मार्किंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यू डोंट रियली हैव टू राइट ऑल ऑफ देम, 4 मार्क का ये पार्ट था इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी 4 फ्रॉम, तो आप यहाँ पे 4 शोर सब इग्नोर करेंगे, बस आप सारे मार्किंग पॉइंट्स अपने ध्यान में रखेंगे। तो याद रखो जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे बनते हैं फिब्रिल्स एंड फाइबर्स। क्या बनते हैं, फिब्रिल्स एंड फाइबर्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ तो मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ। देखो यार सेल्यूलोज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये जुड़ते हैं और इनसे आपके पास पहले बनते थे माइक्रोफिब्रिल्स। क्या बनते थे, माइक्रोफिब्रिल्स, और माइक्रोफिब्रिल्स पर जुड़ते थे टू फॉर्म व्हाट, सेल्यूलोज फाइबर, जिसको हम मैक्रोफिब्रिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोफिब्रिल बोलते हैं। ये होती है सीक्वेंस लाइक। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखी है मैं तो बताता हूँ, तुम उसको किस तरह अपने जहन में रखोगे और तुम्हें याद भी आ जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल आपके पास, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू और फिर फिब्रिल्स बनते हैं। पहले ये माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं शुरू में, और फिर ये फिब्रिल्स जुड़ते हैं और क्या बनता है, फाइबर बनता है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसिकली बिटवीन द सेलुलोज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिब्रिल पहले बनेगा और फिर फिब्रिल ज्वाइन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फाइबर बनाएंगे। सेलुलोज मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूंगा, इट इज अ स्ट्रेट यानी लीनियर मॉलिक्यूल जो कि अनब्रांच्ड होता है। तो एक और टर्म है जो मैं चाहता हूँ यहाँ ऐड कर लो, कुछ मार्किंग सी में तुम्हें नजर भी आती है, लीनियर एंड cellulose molecule is straight या linear लिख दो and unbranched and what and unbranched। These straight chain molecules lie parallel to each other, ये साथ जो अलाइन करते हैं अपना आपको parallel to each other and join via what hydrogen bonds to form all of these structures। तो ये जो आपके पास शुरू के 4 पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये आपको बताता है किस तरह मॉलिक्यूल से क्या बनता है, आपके पास इवेंचुअली मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, फाइबर बनते हैं। लाइक दैट्स व्हाट दिस, जो 4 ऊपर वाले 4 मार्किंग पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपको ये बता रहे होते हैं। ठीक है ना, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, दे लाई पैरेलल टू ईच अदर, एसोसिएट वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्या नाम है, टू फॉर्म फिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स जिनको हम बोलते हैं। फिर माइक्रोफिब्रिल्स एसोसिएट करते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू फॉर्म व्हाट, फाइबर। लाइक सीक्वेंस यहाँ पे ऐसी लिखी हुई है, तुम जब आंसर लिखोगे तो जाहिर सी बात है उसमें एग्जामिनर को ये चारों मार्किंग पॉइंट नजर आ जाएंगे। अब जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है, दे गिव स्ट्रेंथ टू द क्या नाम है सेल वॉल एंड दे प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। ये फाइबर्स किस तरह अरेंज होते हैं, इन अ क्रिस क्रॉस मैनर, दैट्स द टर्म दैट यू हैव लर्नड इन योर कोर्स के जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन व्हाट, इन अ क्रिस क्रॉस मैनर इन द सेल वॉल विद मेनी गैप्स इन बिटवीन द फाइबर्स। और इन गैप्स की वजह से जो है वो आपके पास जो क्या नाम है सेल वॉल होती है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, परमेबल। क्वेश्चन ये था सेल वॉल, सेलुलोज फाइबर सेल वॉल, ये सेलुलोज मॉलिक्यूल सेलुलोज फाइबर कैसे बनाते हैं और फिर सेलुलोज फाइबर किस तरह सेल वॉल बनाते हैं विच मेक्स इट कम्प्लीटली परमेबल ना। तो इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पे कंबाइन करके मार्किंग पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में आएगा तो आप जो है वो ऊपर वाले 4 सिर्फ चीज़ें लिखेंगे, यू डोंट हैव टू मेंशन दिस, ये वाली चीज़ें आपको मेंशन करेंगे जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाया है ना, सिर्फ ये चीज़ें मेंशन करेंगे। अगर आपसे पास ये क्वेश्चन आएगा सेल वॉल में ये सेलुलोज फाइबर्स किस तरह अरेंज होते हैं विच मेक्स द सेल वॉल परमेबल, तब आप ये वाली चीज़ें जो है बेसिकली आंसर में मेंशन कर रहे होंगे। लाइक देन कोलेजन, कोलेजन में भी पहले मैं कोलेजन मॉलिक्यूल के बारे में आपको बताऊंगा और फिर मैं कोलेजन फाइबर के बारे में आऊँगा, तो फाइबर के बारे में आपको बताऊंगा। याद रखो कोलेजन में भी वही होता है कि आपके पास जो ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको अक्सर कोलेजन मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, दे एसोसिएट एंड फॉर्म व्हाट वी कॉल एज कोलेजन फिब्रिल्स। क्या बनते हैं पहले, इसमें आप माइक्रोसाइक्लो टर्म नहीं यूज़ करते हैं, इनको कोलेजन फिब्रिल्स बोलते हैं और फिर कोलेजन फिब्रिल्स ज्वाइन करते हैं और क्या बनता है, कोलेजन फाइबर बनता है। प्लीज़ रिमेंबर यार ये अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर इन द ब्लैंक के अंदर लिखे हुए, आप टर्म्स जो हैं वो अलग अलग यूज़ कर लेते हैं। सेलुलोज की टर्म्स आप याद रखेंगे जो मैंने पीछे लिखी थी और कोलेजन की भी उस तरह याद रखेंगे जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पहले मैं आपको कोलेजन मॉलिक्यूल के बारे में बताता हूँ जिसको आप ट्रोपोकोलेजन भी बोलते हैं। तो उसमें होता है कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एसोसिएट करती हैं टू फॉर्म अ ट्रिपल हीलिक्स। इस ट्रिपल हीलिक्स को आप बोलते हैं ट्रोपोकोलेजन। क्या बोलते हैं इसको आप, ट्रिपल हीलिक्स को आप बोलते हैं ट्रोपोकोलेजन। लाइक और ये एक्चुअली ट्रिपल हीलिक्स में जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो अपने आप को एसोसिएट किस तरह करती हैं, वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। So hydrogen bonds hold the 3 polypeptide chains together. The 3 polypeptide chains lie very close to each other to form a tight coil. ये आपने पढ़ा हुआ है, हर तीसरा अमीनो एसिड जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन में वो क्या होता है, ग्लाइसिन होता है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होता है। अब ये हो गई कोलेजन मॉलिक्यूल की डिटेल, इसमें मैंने अभी कोलेजन फाइबर नहीं बनाया। लाइक और यहाँ पे देखो एबीपी में लिखा हुआ है, अगर आपने कोई डिटेल्स लिखी है रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो NH और CO के बीच में बनते हैं तब आपको तब भी मार्किंग पॉइंट मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम अच्छी खासी फ्लेक्सिबल होती है यार। तो ओनली आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द मार्क स्कीम इन टुडेज क्लास वाज कि आपका थोड़ा सा ये हो कि आपको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ होता है स्कोर करने का। लाइक उसमें भी आप नहीं स्कोर करें, शर्म की बात होनी चाहिए, समझ में आ गई ना। नहीं तो आप जो है वो बायो के पेपर में जब आप बैठेंगे कल, नंबर 1 तो पिछला जो भी है अभी आपका कैंप बुरा हुआ अच्छा हुआ आप उसको भूल जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बायो के पेपर में। आप जब बायो में बैठे आराम से नींद पूरी करके बैठे, विल बी गुड टू स्कोर। इतना मार्किंग लेवरेज होता है कि अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है और आपने कोर्स पूरा पढ़ा हुआ है, यू विल बी गुड टू क्या नाम है आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। देखो इक्का दुक्का आप बाहर निकले एग्जाम से आपको याद आ रहा हो यार मेरे 4 मार्क गलत हो गए, 5 मार्क गलत हो गए, बायो में खासतौर पे 4-5 मार्क गलत होना बायो में कोई मसले की बात नहीं होती है, लाइक जो आप याद कर लें। बट अगर आप बाहर निकल लें यार मैं 4-5 मार्क में से सही करके आया हूँ, मैं यही याद आ रहा है मुझे, बाकी का पता नहीं मुझे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। लाइक अब मैं बताता हूँ कोलेजन फाइबर कैसे बनता है। ये जो बहुत सारे ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कोलेजन मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, दे विल लाई पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैगर्ड मैनर और फिर इनके बीच में क्या बन जाते हैं, कोवलेंट क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं। लाइक और ये जो मैं स्टैगर्ड वाली प्रिफरेंस बोल रहा था वो यहाँ पे लिखिए, एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर और स्टैगर्ड। अब यहाँ पे टर्म्स ही लिखी हुई उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिए
जब ये कोलेजन मॉलिक्यूल साथ जुड़ते हैं ना लाइक वाया कोवेलेंट क्रॉस, तो पहले फिब्रिल बनते हैं, फिर फिब्रिल साथ जुड़ते हैं और क्या बनता है आपके पास फाइबर बनता है। तो ये आपके पास 3 मार्किंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो ये जो नज़र आ रहा है ना, ये जो चीज़ बनी होती है लाइक सेमीकोलन टाइप जो होती है, तो ये आपको बेसिकली क्या नाम है इंडिकेट करी होती है कि दिस इज़ अ मार्किंग पॉइंट। लाइक तो ये कोलेजन फाइबर की डिटेल होगी। प्लीज़ मैं तुम्हारे कोर्स में ये लर्निंग आउटकम्स है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलुलोज मॉलिक्यूल, सेलुलोज फाइबर एंड कोलेजन मॉलिक्यूल, कोलेजन फाइबर। तो आपको ये टर्म्स बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। जब आप सेलुलोज मॉलिक्यूल बोलते हैं इसका मतलब इज नेवर द सेम एज सेलुलोज फाइबर। लाइकवाइज जब आप कोलेजन मॉलिक्यूल बोलते हैं इसका मतलब इज नेवर द सेम एज कोलेजन फाइबर। दीज आर डिस्टिंक्टिव टर्म्स, तो आप उसको डिस्टिंक्टिवली याद रखेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एंजाइम्स। एंजाइम्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? दो आपने मोड ऑफ एक्शन पढ़े हैं, एक लॉक इन की पढ़ा हुआ है और दूसरा आपने इंड्यूस फिट पढ़ा हुआ है। दोनों का मेन डिफरेंस क्या होता है वो ऊपर वाले उसमें लिखा हुआ है। मेन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि जो लॉक इन की होता है उसमें हम अज्यूम करते हैं दैट द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट, टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। और इंड्यूस फिट में हम अज्यूम करते हैं दैट द एक्टिव साइट मोल्ड्स इटसेल्फ around the substrate. It's not exactly complementary to the shape of the substrate. That's the main difference between what, between the lock-in key and the induced fit. एग्जाम में जब एग्जाम में आपको ये बोलते हैं ना क्या नाम है, डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, और कुछ स्पेसिफाई नहीं, जैसे तुमने अगर पास पेपर तुम्हें क्वेश्चंस किए हो तो तुम देखोगे बहुत सारे पास पेपर क्वेश्चन में जब मोड ऑफ एक्शन वो आपसे पूछते हैं तो ऊपर अक्सर एक डायग्राम बनी होती है और उस डायग्राम को देख के आप गेस कर लेते हैं कि भाई कि ये इस डायग्राम में लॉक इन की हाइपोथेसिस चल रहा है या इंड्यूस फिट चल रहा है। बट अगर वो ये ना बोले तो आपके पास पूरी खुली छूट होती है, आप दोनों में से कोई भी लिख लो, लाइक कोई भी एक जो है वो डिटेल में आप लिख लो। ये मैं एक क्या नाम है मार्किंग स्कीम का एक्सट्रैक्ट लेके आया हूँ फ्रॉम अ क्वेश्चन जिसमें ऊपर डायग्राम एक बनी हुई थी और आपके पास जो है वो लॉक इन की डायग्राम थी, वो उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नहीं बल्कि लॉक इन की नहीं, इंड्यूस फिट का था। सबस्ट्रेट शेप इज नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास मैंने यहाँ लॉक इन की लिख दिया, दिस इज नॉट लॉक इन की बिकॉज शेप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। दिस इज द मार्क स्कीम फॉर इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। ये आपके पास जो है वो इंड्यूस फिट का बेसिकली मार्क्स है। सो यहाँ पे पहला मार्किंग पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, द शेप इज नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू द एक्टिव साइट शेप। जो सबस्ट्रेट का शेप होता है उसकी बात हो रही है। एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है, इट चेंजेस इट्स शेप क्या नाम है स्लाइटली। एंड तुम जो की टर्म यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, इट मोल्ड्स इटसेल्फ अराउंड द सबस्ट्रेट। तो तुम यूज करोगे टर्म जो लिखोगे होगी इट मोल्ड्स इटसेल्फ अराउंड द सबस्ट्रेट। मोल्ड्स इटसेल्फ, जो ऊपर भी लिखा हुआ है नजर आ रहा होगा, molds itself around the substrate। तुम ये लिखोगे as your second marking point, so that the active site provides a better fit। जो लिखा हुआ है active site and substrate now have what, a better fit between them। This leads to formation of what, of enzyme substrate complex। तो ये तीसरा मार्क हो गया, ये आपका जो है वो चौथा मार्क हो गया। लाइक तो ये आपका हो जाएगा mode of action of what, of the enzyme as far as the induced fit mechanism is concerned। Please remember lock-in की आदत तो बस आप क्या लिखे, substrate shape is complementary to the active site shape, और फिर जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा विद द एक्टिव साइट वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे भी वो तुम लिख सकते हो, यहाँ लिखा नहीं है उसने, यहाँ थोड़ी सी लिख दी है ऑल्टरनेटिव वैलिड पॉइंट्स के रोल ऑफ आर ग्रुप्स इन द एक्टिव साइट इंटरैक्टिंग विद सबस्ट्रेट। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में लिख सकते हैं। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंजाइम, जो है वो लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी, उसका आपको मार्किंग पॉइंट मिल जाएगा। सो दीज आर ऑल्सो क्या नाम है वैलिड मार्किंग पॉइंट। मैं इनको 5 और 6 ले देता हूँ। इन 6 में से कोई भी 4 तुम्हें लिखे होते तो तुम्हें 4 मार्क मिल जाते फॉर द इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। याद रखो जो तुम्हारे पास लॉक इन की होगा उसमें भी सेम डिटो आंसर होगा। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना थोड़ा सा जहाँ पे वो जो शुरू के जो 3 यहाँ पे मार्किंग पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें बस थोड़े से आपको वर्ड चेंज करने होंगे। लाइक जैसे यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है, लॉक इन की में आप एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री बोल देंगे, और एक्टिव साइट बाइंड करेगी विद क्या नाम है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर वही चीज़ होगी। लाइक बाकी सारा सेम ही रहेगा, उसमें कोई आपके पास डिफरेंस नहीं होगा। इसमें इफ यू सी मोर रिसेंट मार्क्स स्कीम्स उसमें अक्सर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का मेंशन होता है बिटवीन द एक्टिव साइट एंड द क्या नाम है सबस्ट्रेट, तो आप वो बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं जब आप मोड ऑफ एक्शन लिख रहे होते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं वो मैं छोटा सा डायग्राम लिखा है जस्ट टू हेल्प यू रिकॉल द 2 फॉर्म्स ऑफ इनहिबिटर्स। यू हैव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दैट compete with the substrate for active site, non-competitive inhibitors that do not compete with the substrate, instead they bind to the allosteric site and change the shape of the active site, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड ही नहीं कर पाता। लाइक जब आप इनके ग्राफ्स देखते हैं लाइक तो आपको नज़र ये आता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो इफेक्ट होता है वो विद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है, एंड इवेंचुअली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ भी सेम ही वी मैक्स रीच कर लेता है एट अ हायर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। बट इसलिए हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है बट वी मैक्स सेम रहता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर याद रखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो आपका Km होता है वो इंक्रीज करता है, वी मैक्स स्टेज द सेम। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उसमें Km सेम रहता है, Km में कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक,
बट जो वी मैक्स होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वी मैक्स डिक्रीज इज लाइक। तो ये आपके पास कॉम्पेटिटिव वर्सेस कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर्स के ग्राफ्स हो जाते हैं। एंजाइम मोबिलाइजेशन में ऐसा सब टॉप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसके बेनिफिट्स तो मैं दिखा रहा हूँ, बिकॉज इफ यू लुक एट द रिसेंट possible you see a lot of questions regarding benefits of enzyme mobilization। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लेके आया हूँ, मैंने हाईलाइट जो किए हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने खुद पढ़े में भी, इसलिए मैंने इनको यहाँ हाईलाइट कर दिए। यू जस्ट हैव टू राइट 2 आउट ऑफ दीज 8 लिस्ट ऑफ 8 पॉइंट्स। तो इतने सारे पॉइंट्स होते हैं आपके पास लिखने को, में से कोई भी दो लिख देते तो मैं 2 मार्क मिल जाते फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म। सो इट मे बी एबल टू ऑब्टेन मोर प्रोडक्ट, यानी आपके पास जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। यू कैन यूज़ हाई टेम्परेचर बिकॉज ऐसी बात है थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं। तो मैं याद है ना हमने पढ़ा था इमोबिलाइज एंजाइम जो होते हैं they are more stable to pH and temperature changes and they do not denature easily if the temperature increases like। तो आपके पास तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है लाइक denature easily नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते बिकॉज वो चिपके हुए होते हैं ना किसी के साथ, तो उनके लिए अपना शेप चेंज करना मुश्किल होता है लाइक। इमोबिलाइज एंजाइम्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं, दे डू नॉट कंटामिनेट द प्रोडक्ट। आपके पास जो चूँकि आपकी प्रोडक्ट कंटामिनेट नहीं होती है तो आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में भी क्या नाम है कम टाइम। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये होती है कि जब प्रोडक्ट बन जाती है तो उसको प्योरीफाई करके निकालना, उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। जब भी तुमने यहाँ वहाँ पर लिखा हुआ है लेस प्योरीफिकेशन ऑफ द क्या नाम है प्रोडक्ट, नीड नहीं होती प्रोडक्ट को इतना प्योरीफाई करने की बिकॉज एंजाइम कंटामिनेट ही नहीं करता है, तो उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है, एंजाइम ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इससे जाहिर सी बात है शेल्फ लाइफ भी एंजाइम की ज़्यादा होती है। आपको सब नहीं याद करने यार, 4 याद कर जो बहुत है, कोई 10 मार्क का सवाल नहीं आ जाएगा एडवांटेजेस ऑफ इमोबिलाइजेशन में, तो उनमें से कोई भी 4 भी याद कर लो, दैट इज sufficient as far as advantages of immobilization are concerned. So now let's move on towards cell membrane and transport। और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिकॉल करने के लिए मैं ले आया हूँ लाइक फर्स्ट डिफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज पैसिव इन नेचर, डज नॉट रिक्वायर एटीपी एंड यूजेस व्हाट कैरियर एंड चैनल प्रोटीन, बिकॉज ये प्रोटीन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है अपने जहन को। पैसिव होता है, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, रिक्वायर्स व्हाट चैनल एंड कैरियर प्रोटीन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें ट्रांसपोर्ट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होती है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड ऑल्सो यूजेस क्या नाम है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, बट चैनल नहीं होती। याद रखो यहाँ लिखा हुआ है रिजेक्ट चैनल, आप गलती से चैनल लिख के आएंगे लाइक आपको मार्क नहीं मिलेगा। यू हैव टू राइट व्हाट कैरियर प्रोटीन या कैरियर पंप लिख दो लाइक, बट डोंट राइट क्या नाम है चैनल प्रोटीन। चैनल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो फॉस्फेट डिफ्यूजन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, चैनल भी होता है कैरियर भी होता है लाइक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ कैरियर होते हैं इन्वॉल्व, उनको तुम कैरियर प्रोटीन भी बोल सकते हो या ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म यूज़ करना हो तो कैरियर पंप भी बोल सकते हो लाइक। और ये कैरियर पंप को जो है ना अपना शेप चेंज करना होता है लाइक, इसके लिए उसको क्या चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है लाइक। तो ये आपके पास हो जाएंगे मेन क्या नाम है डिस्क्रिप्टिव फीचर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल रिकॉल कर लो। फ्लूइड का मतलब होता है फॉस्फोलिपिड्स, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो मोबाइल होती हैं। प्रोटीन्स बड़ी होती हैं तो इनकी मोबिलिटी इतनी नहीं होती, इसलिए हम नॉर्मली ये लिखते नहीं है। फॉस्फोलिपिड्स आर फ्री टू मूव बाय डिफ्यूजन इन देयर ओन मोनोलेयर्स। आप फ्लूइड का ये टर्म याद रखेंगे, फ्लूइड का ये मतलब याद रखेंगे। और जो मोज़ाइक होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं थ्रू आउट द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और वो रैंडमली स्कैटर्ड होती हैं, स्कैटर्ड अरेंजमेंट होती है प्रोटीन्स की, इसलिए हम बोलते हैं कि इट्स सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू द मोज़ाइक अपीयरेंस। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म मोज़ाइक इन दिस केस। मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं निकाल के ले आया हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस रिपीटेटिवली आते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन्स, इनके रूल्स याद कर लेना, याद रिकॉल कर लेना। और यहाँ पे जो रूल्स की लिस्ट ली हुई है तुम इस तरह बेशक ना याद करो, जिस तरह तुमने वैसे याद किया हुआ तुम वो कर लो। मैं थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल करा देता हूँ ऑफ द फंक्शंस ऑफ दी स्ट्रक्चर्स दैट आर हाईलाइटेड ओवर हियर। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं दे कैन एक्ट एज व्हाट, एज एंटीजेंस, they can act as receptor molecules, they can act as cell recognition markers, they can enable what cell adhesion, and they also interact with water in the extracellular medium to stabilize the membrane। ये जितने भी यहाँ लिखे हुए ना आपको बस 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे आप ग्लाइकोलिपिड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे लिखा क्या नाम है ग्लाइकोप्रोटीन के रेफरेंस से आप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं यू कैन यूज़ देम फॉरवर्ड for glycolipid as well, ठीक है ना, because these are the common functions of glycolipids and glyco। बस एक होता था एंटीबॉडीज, क्या नाम है ऐसे एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन्स यूज होती हैं खासतौर पे बी सेल्स की मेम्ब्रेन पे, वो आप ग्लाइकोलिपिड नहीं बोल सकते बिकॉज एंटीबॉडीज आर नेवर ग्लाइकोलिपिड्स, दे ऑलवेज ग्लाइकोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं दे स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, दे रेगुलेट द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट in low temperatures increases the fluidity, in high temperatures decreases the fluidity। I do not encourage you to use the word decreases fluidity। You can use the word low temperature में fluidity क्या नाम है इंक्रीज हो रही होती है, बट डोंट से डिक्रीज। आप हाई टेम्परेचर बोलते हैं दैट इट टेंड्स टू स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन। उसने एक्सेप्ट कर लिया बट लाइक
आपने जो कोर्स में पढ़ा हुआ आप प्लीज़ वही अपने ध्यान में रखिएगा, आपने वही याद रखना है कि जब हाई टेम्परेचर पे आए तो आप बोलेंगे भाई कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। नहीं, और याद रखो ये मार्किंग पॉइंट्स हैं, ये एक मार्किंग पॉइंट है, लाइक ये दूसरा मार्किंग पॉइंट है, ये तीसरा, ये जो नीचे लिखा हुआ है, बल्कि नहीं ये वाला नहीं, ये नीचे लिखा हुआ है प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ आयन। याद है हमने कहा था कोलेस्ट्रॉल इज अ हाइड्रोफोबिक प्लग, सो इट आल्सो प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स थ्रू व्हाट, थ्रू द मेम्ब्रेन। सो दीस थ्री आर व्हाट 1 2 3, these make up the role of the cholesterol in membranes। फिर ग्लाइकोलिपिड है, उसने यहाँ अलग लिख दिया ग्लाइकोलिपिड को, आप यही वाली चीज़ें याद कर लें अपने लिए आसान रखें, उसने यहाँ अलग करके लिखा है। और तुम देखोगे ये तीनों जो है ना वो क्या नाम है इसी का सबसेट है, गौर से देखो तुम्हें नजर आएगा जो एंटीजन मार्कर टैग्स लिखा हुआ है, दिस इज द सेम एज नंबर 1 ओवर हियर, देख लो लाइक। और फिर जो यहाँ लिखा हुआ है सेल एडिशन, जो यहाँ पे ये दैट इज क्या नाम है नंबर 4 ओवर है, और जो लिखा हुआ है इंटरैक्ट्स विद वाटर, जो नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज नंबर 5 ओवर है, तो वो उसी का सबसेट है। बट जो बाकी दो इन्होंने मिस किए ना, सेल रिकग्निशन एंड रिसेप्टर फर्स्ट, आप वो दो भी मेंशन कर सकते हैं एज रोल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड। प्लीज रिमेंबर ग्लाइकोप्रोटीन का सिर्फ एक अलग रोल है जो आपने याद किया हुआ है, लाइक क्या नाम है, एंड दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन का जो रोल होता है एज एंटीबॉडीज ऑन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ सर्टेन सेल्स, बट वो ग्लाइकोलिपिड नहीं अपना रोल शेयर करता। प्रोटीन्स जो होती हैं याद रखो, ग्लाइकोप्रोटीन के जितने रोल्स हैं वो तुम प्रोटीन के रोल्स में भी डाल सकते हो, और यहाँ एडिशनल कुछ लिखे हुए हैं, जैसे रिसेप्टर वाला तो ऊपर भी लिखा हुआ है, द सर्टेन प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन दे एक्ट एज एंजाइम्स, सर्टेन प्रोटीन्स इंटरैक्ट विद द साइटोस्केलेटन एंड स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन। और फिर नया और चैनल एंड कैरियर प्रोटीन से यही लिखा था, तो मैं यहाँ पे वो वाले मार्क कर देता हूँ जो ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन में ही लिखे हुए। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रोटीन्स का ही फॉर्म है ना यार, तो तुम वो सारे रोल्स प्रोटीन्स के लिए लिख सकते हो, लाइक उसके साथ एडिशनल तुम क्या रोल लिख सकते हो, लाइक एक तो ये तुम्हारे पास हो गया एज एंजाइम्स, एक अगर तुम्हारे पास एंकरिंग द साइटोस्केलेटन आ गया एडिशनल रोल जो तुम यहाँ सकते हो, एज चैनल और कैरियर प्रोटीन्स, ये तुम्हारे पास जो है वो एडिशनल रोल्स आ जाएंगे, लाइक प्रोटीन्स के मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिकॉज कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्ट वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दे एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ना, तो उसमें चैनल और कैरियर बेसिकली आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। इनको मैं स्टेरिक से मार्क करता हूँ, दीज आर द वंस जो ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के रोल्स में मेंशन नहीं थे, तो ये आप एडिशनल रोल्स प्रोटीन के याद कर सकते हैं। लाइक नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेल सिग्नलिंग, जो आपको सबसे ज़्यादा बॉदर करता है। सेल सिग्नलिंग में कुछ नई चीज़ भी ऐड हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ और आप याद रखेंगे। और मैं अभी जो बता रहा हूँ ना सेल सिग्नलिंग का, बस इतना याद रखना, दैट इज इट। आपको कुछ किताब शिताब कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, अपना आप टाइम बचाएं। तो आपको मैं पहले दिखाऊंगा आपका कोर्स क्या बोलता है सेल सिग्नलिंग के लिए आपको क्या करना है, और फिर मैं आपको जो है वो सेल सिग्नलिंग के जो ना कुछ जो क्वेश्चन आ चुके हैं पास में उनके टिपिकल आंसर्स दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने एग्जाम में क्या चीज़ किस सीक्वेंस में करनी है। तो सेल सिग्नलिंग में अब आपका कोर्स आपको क्या बोलता है, और ये पहली चीज़ ही नहीं लिखी होती थी, ये भी ऐड हुई है। आउटलाइन द मेन स्टेजेस ऑफ in the process of cell signaling lead to specific responses, और main stages क्या हैं, secretion of specific chemicals, और यहाँ देख लो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ligands। तो तुम्हारी मार्किंग स्कीम में जो जब तुमने ये क्वेश्चन सेल सिग्नलिंग के देखे होंगे, वहाँ जहाँ जहाँ अब टर्म तुम्हें नजर आएगी, जो मैं आगे तुम्हें दिखाऊंगा भी, जहाँ जहाँ तुम्हें टर्म नजर आ रही ना सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, उस टर्म को अब तुम चेंज करके क्या टर्म कर दोगे, लाइगेंड कर दोगे। तो तुम अपने एग्जाम में भी यही लिखोगे। हो सकता है तुमसे यही सवाल पूछने भाई सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की जो है वो ऑल्टरनेटिव टर्म क्या होती है, तो लाइगेंड टर्म याद रखना, समझ में आ गई। सो सिक्रीशन ऑफ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड्स फ्रॉम द सेल्स। फिर ये जो लाइगेंड्स होते हैं नॉर्मली रिलीज कहाँ होते हैं, ब्लड में रिलीज हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइगेंड की एग्जांपल तो मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल हार्मोन हो गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइगेंड जो तुमने पढ़ा था एज अ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या नाम है लाइगेंड। तो ये तुमने सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पढ़े तो उनको अब तुम क्या बोलोगे, लाइगेंड बोलोगे। लाइगेंड जो है वो पहले रिलीज होते हैं सेल से, और फिर जाके जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, यूजुअली ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं टुवर्ड्स देयर टारगेट सेल्स, टुवर्ड्स देयर टारगेट सेल्स, ठीक है। फिर ये जाके उस टारगेट सेल में अपनी सेल सरफेस मेम्ब्रेन जो होती है ना उस पर जाके रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, लाइक तो देयर इज बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड्स टू द सेल सरफेस रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल्स। और नॉर्मली जो टारगेट सेल होता है वो क्यों होता है टारगेट सेल एक पर्टिकुलर लाइगेंड का, बिकॉज जो रिसेप्टर होता है ना इस टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पे उसका शेप कॉम्प्लीमेंट्री होता है इस लाइगेंड से, और बाकी रिसेप्टर से इसलिए लाइगेंड जाके बाइंड नहीं कर सकता। इसलिए टारगेट सेल्स हम टर्म यूज़ करते हैं कि ये लाइगेंड जाके रैंडमली हर सेल पे नहीं बाइंड करते, जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली जाके अपने टारगेट सेल पे बाइंड करते हैं। नॉर्मली जब आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है लाइक, तो नॉर्मली एक स्पेसिफिक स्कीमा होता है जिसके थ्रू वो आपको मार्क कर रहे होते हैं, और वो तुम देखोगे, मैं तुम्हें भी मार्क्स की भी दिखाऊंगा, वो तुम देखोगे रेपिटेटिव होता है। और वो नॉर्मली क्या होता है, ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ रेपिटेशन के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये जो 3 मार्किंग पॉइंट लिखे हैं इससे मिलते जुलते मैं यहाँ पॉइंट्स लिखूंगा, बस वो याद कर लें, यूल बी फाइन। लाइक
तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रिलीज ऑफ या secretion of the ligands, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, so ligands into the bloodstream ligands travel। अच्छा ये ब्लड स्ट्रीम में यहाँ लिख रहा हूँ, हमेशा ब्लड स्ट्रीम नहीं होता, मोस्ट कॉमनली ब्लड स्ट्रीम होता है, इसलिए मैं ब्लड स्ट्रीम यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। लाइक तो मैं अगर एग्जाम में कोई सिनारियो है उसमें तुम्हें नजर आया भाई मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रहा है, कहीं और रिलीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से तुम उसको टेलर कर लेना। लाइक सो लाइगेंड्स ट्रैवल टुवर्ड्स देयर टारगेट सेल, टुवर्ड्स देयर टारगेट सेल। ठीक है, अब आप टारगेट सेल में क्या लिखेंगे, आप टारगेट सेल, ये ligands bind to the cell surface membrane receptor, ligands bind to the cell surface membrane receptors of टारगेट सेल्स। अब इसमें तुमने ख्याल क्या रखना है, अगर कोई ऐसा लाइगेंड है जो कि हाइड्रोफोबिक हो, क्योंकि लाइगेंड हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं, तो वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और उसका रिसेप्टर जो होगा वो सेल के अंदर होगा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे नहीं होगा। यूजली जो आपके पास आते हैं वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड्स टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में भी आपसे यूजली वो यही पूछेगा, बट प्लीज़ अपना दिमाग खुला रखना। लाइक अगर कोई ऐसा लाइगेंड है जो कि हाइड्रोफोबिक है भाई, ठीक है ना, तो वो जाके सेल के अंदर भी चला जाएगा, एग्जामिनर आपको प्रॉम्प्ट कर देगा कि हाइड्रोफोबिक है, इन केस अगर उसने आपसे पूछवाना होगा। तो वो आप हाइड्रोफोबिक अगर होगा तो आप सेल के अंदर वो चला जाएगा, सेल के अंदर जाके अंदर रिसेप्टर से बाइंड कर देगा, और वो रिसेप्टर हो सकता है सेल क्या नाम है साइटोप्लाज्म में हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर हो, कहीं ना कहीं वो रिसेप्टर होगा। लाइक सो लाइगेंड्स बाइंड टू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ऑफ व्हाट, ऑफ टारगेट सेल्स। क्यों जाके इन्हीं रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, द शेप, बिकॉज द शेप ऑफ द ligand is complementary to the shape of the receptor, to the shape of the receptor। और लास्ट आप क्या लिखेंगे, ligand binding produces response within the cell, ligand binding produces response within the cell, within the cell ये मैं आपको करता हूँ, within the cell via second messenger। और आपको सेकंड मैसेंजर्स वगैरह कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा सा ना ये डायग्रामेटिकली भी चीज़ बता देता हूँ, बिकॉज हम लोग को विजुलाइज करना मुश्किल होता है। तो इमेजिन करो ये आपके पास एक टारगेट सेल था, ठीक है, और इस टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर था, ठीक है, दिस रिसेप्टर वाज फॉर अ पर्टिकुलर लाइगेंड, और ये आपके पास एक ब्लड वेसल थी जिसके अंदर ये लाइगेंड ट्रैवल कर रहा है। इमेजिन करो भाई ये लाइगेंड का मॉलिक्यूल है, जो पिंक पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लाइगेंड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये लाइगेंड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड वेसल से लीव करेंगे एंड दे विल कम एंड बाइंड टू व्हाट, बाइंड टू दिस रिसेप्टर। नाउ यू कैन सी कि भाई रिसेप्टर का चूंकि शेप कॉम्प्लीमेंट्री है टू द शेप ऑफ द लाइगेंड, इसलिए यहाँ पे आके ये बाइंड करेगा। जब ये यहाँ के बाइंड करते हैं ना लाइक, तो सेल के अंदर इस बाइंडिंग की वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है लाइक, और वो रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो क्यों होता है, बिकॉज सेल के अंदर बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग बन जाते हैं सेकंड मैसेंजर्स। क्या बन जाते हैं, सेकंड मैसेंजर्स। वो भी मॉलिक्यूल होते हैं, उनके नाम तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, वो तुम A2 में पढ़ोगे। वो सेकंड मैसेंजर्स जो होते हैं दे कैरी आउट व्हाट, दे कैरी आउट द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। तो ये पूरा जो है वो आपके पास मैकेनिज्म होता है। तो ये आपके पास लेट्स से ब्लड वेसल थी, मैं लेबल भी कर देता हूँ, ये ब्लड वेसल थी, ये आपके, अब आप इसको लाइगेंड बोलते रहे बार बार 3-4 दफ़ा बोलें ताकि कल अगर आए तो आपको ये नाम याद रहे, लाइगेंड लाइगेंड लाइगेंड, LIGAND, लाइगेंड हो गया आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस में, ठीक है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मेन मार्किंग पॉइंट्स होते हैं आपको जिस पे मार्क्स मिलते हैं। सो सिक्रीशन ऑफ लाइगेंड्स आपने लिखा, 1 मार्क यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। दे ट्रैवल टूवर्ड्स द टारगेट सेल, दूसरा मार्क आपको मिलेगा। बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट सेल, तीसरा मार्क मिलेगा। रिसेप्टर का शेप कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द शेप ऑफ द लाइगेंड, चौथा मार्क मिलेगा। और लाइगेंड जब बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, उसकी वजह से सेल में रिस्पॉन्स आता है थ्रू सेकंड मैसेंजर, आपको 5वां मार्क मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स दैट यू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, आप उसके हिसाब से आंसर करेंगे। कोर्स में स्पेसिफिकली ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं लाइक
कि भाई ये जब आप मेन स्टेजेस लिखते हैं तो ये मेन स्टेजेस हैं, तो कम से कम ये 3 तो लिख के आना ना, अगर चौथी पांचवी भूल भी जाओ। तुम देखो ये ऊपर जो 3 है वो यही है जो मैंने यहाँ 3 लिखी है ना, लाइक सिक्रीशन हुई, फिर ट्रांसपोर्ट हुई, और उसके बाद बाइंडिंग होगी लाइक द लाइगेंड्स टू द सेल्स ऑफ द रिसेप्टर्स। एडिशनल मार्क का आ जाए तो आप ये तो भी लिख देगा साथ भी, आपको ओवरऑल मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइक पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो किस नेचर के थे, ताकि आइडिया भी हो जाएगा भाई ये सीधा आपको लिखना होता है। तो आप गौर से देखो एग्जाम्पल 1, सवाल कोई भी आया हो मैं तुम्हें उसकी मेन जेनेरिक चीज़ें दिखा रहा हूँ। हॉर्मोन्स थे जो यहाँ पे, तो अब तुम ये जो हॉर्मोन्स थे दे आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब तुम बोल सकते हो दे आर एग्जांपल्स ऑफ लाइगेंड्स, दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, हार्मोन व्हिच इज द क्या नाम है जो यहाँ पे था, उसको यहाँ पे उसने एग्जामिनर ने ये भी आपको मार्क दे दिया कि हार्मोन को आप लिख दें कि हार्मोन इज द लाइगेंड लाइक। तो अक्सर ऐसा नहीं होता है, बट पता नहीं क्यों उन्होंने मार्क दे दिया, खैर दे दिया। अब आप लिखते तो आपको मिल भी जाता। आई थिंक एग्जामिनर ये देखना चाह रहा होगा आपको पता हो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होता है। सो हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन इज द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये जाके पे अपने टारगेट सेल पे बाइंड करेगा, किससे, रिसेप्टर से। लाइक टारगेट सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। सो द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, ऑफ द टारगेट सेल। ये तीनों चीज़ें आपके पास, आप सेंटेंस में जब लिखेंगे तीनों चीज़ें एक ही सेंटेंस में आ जाएंगी। लाइक आप इससे लिखेंगे ना दैट द हार्मोन्स विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स। तो ये तीनों चीज़ें आप एक ही मार्किंग पॉइंट में, एक ही ये सेंटेंस में लिख देंगे, और ये 3 मार्किंग पॉइंट्स होंगे। तुम देखो 1 2 बल्कि नहीं सॉरी 2 मार्किंग पॉइंट हो जाएंगे, ये 2 मार्किंग पॉइंट आपके पहुंच जाएंगे। फिर आप लिखेंगे रिसेप्टर का जो शेप होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द हार्मोन, जो हमने पीछे लिखा था। एंड दिस बाइंडिंग ट्रिगर्स और स्टिमुलेट्स द रिएक्शन और रिस्पॉन्स विद इन द सेल। तो अब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने 5 चीज़ अपने जहन में क्या लिखनी है। रिलीज्ड इनटू द सेल, आप ये बताएंगे लाइक it travels in what, it travels in the blood and then binds to what, binds to its receptors on the cell surface membrane of target cells। और इस जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका शेप जो होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट टू द शेप ऑफ व्हाट, ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ पे हार्मोन है। एंड दिस बाइंडिंग ऑफ द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विद इट्स रिसेप्टर दैट विल ट्रिगर अ रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे 5 वाली देता हूँ लाइक रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्स। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने यहाँ मार्क की है ना यार, तुम्हें नजर आएगा। ये मैं अब तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें भी हम यही 5 चीज़ देख लेंगे। अगर वो 5 मार्क का सवाल होगा, यहाँ पे भी मेरे सवाल 4 मार्क का था, तो आपको इसलिए इतने सारे मार्किंग पॉइंट दिए। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे तुम देखो केमिकल्स या सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, दे आर रिलीज्ड, लाइक। तो आपके पास ये आ गया, दे लिवर सेल्स यहाँ पे टारगेट सेल्स, दे विल ट्रैवल टुवर्ड्स द टारगेट सेल्स। ये जो केमिकल्स होंगे ये बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर से ऑन व्हाट, ऑन द टारगेट सेल्स। रेफर टू स्पेसिफिसिटी, यानी जो केमिकल्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू द रिसेप्टर्स, और आपके पास फिर रिक्वायर्ड क्या जनरेट हो जाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जो एक चीज़ नहीं लिखी हुई, बस वही लिखी हुई कि दे ट्रैवल क्या नाम है टूवर्ड्स द टारगेट सेल, बट टारगेट सेल लिख दिया तो तुम इसको मार्किंग पॉइंट लोगे। तो अपन देख सकते हो एक ये हो गया, दे आर रिलीज फ्रॉम, बल्कि यहाँ लिखता हूँ, दे आर रिलीज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस जहाँ ये बन रहे थे। फिर ये ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स द टारगेट सेल्स, बाइंड करते हैं विद व्हाट, विद देयर रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स। वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द शेप ऑफ व्हाट, ऑफ द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिसको अब तुम क्या बोलोगे, लाइगेंड्स, ठीक है। And that will produce what? That will produce the required response within the cell। मैंने इसलिए तुम्हें ये ब्रेक डाउन करके बताया कि अभी तुम 10-12 पेज पढ़ के सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट समझो, उसका कोई फायदा नहीं है, अभी ना इतना टाइम है तुम्हारे पास। तो अब तुम जो है वो टारगेट टाइप की जो है वो लर्निंग कर लो भाई। ये चीज़ें जो है वो एग्जामिनर पूछता है भाई रिगार्डिंग सेल सिग्नलिंग। बस जो चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हुई है मैं तुम्हें बता दी, तुम सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बजाय आप क्या बोलोगे, लाइगेंड्स बोलोगे। अगर मैं पूछूँ ना लाइगेंड्स की एग्जांपल्स दें आप एग्जाम में, तो लाइगेंड्स की एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी, लाइक हार्मोन्स हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो जाएंगे, दोज विल बी एग्जांपल्स ऑफ लाइगेंड्स। तो जिनको तुम सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोल रहे थे उनको हम इंस्टेड क्या बोलेंगे, अब लाइगेंड्स बोलेंगे। और ये मैंने पहले भी बताया था लाइक क्या नाम है क्लास के अंदर, तो तुम लोगों को अगर याद होगा तो तुम्हें वहाँ से भी याद होगा, अगर नहीं भी याद है यू कैन नाउ रिकॉल के भाई के सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलेंगे, लाइगेंड्स बोलेंगे लाइक। फिर आपके पास है एपोप्लास्ट वर्सेस द सिम्प्लास्ट। ये दोनों क्या होते हैं पता है आपको, बहुत अच्छा पता है आपको ये क्या होते हैं लाइक। तो उसमें मैं आपके पास लेके आया हूँ रेफरेंस टू मार्क्स स्कीम के, मार्क्स स्कीम आपको कहाँ मार्क करी होती है लाइक। सो एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है लाइक, याद रखो उसमें पानी जो है वो 2 जगह के थ्रू मूव कर सकता है लाइक, ठीक है ना। एक होता है पानी मूविंग थ्रू वॉट, थ्रू सेल वॉल, और दूसरा होता है थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस। दोनों को एपोप्लास्ट कहा जाता है लाइक। तो सेल वॉल टू सेल वॉल जब पानी ट्रैवल कर रहा हो, थ्रू दी इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस जो होती हैं उसके थ्रू जब पानी ट्रैवल कर रहा हो, दोनों को आप एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। सिम्प्लास्ट पाथवे जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक पाथवे होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक पाथवे होता है, और इसमें पानी जो है वो सेल टू सेल मूव कर रहा होता है थ्रू वॉट, ये साइटोप्लाज्मिक पाथवे आपके पास लिखा हुआ है।
ये सेल टू सेल मूव कर रहा होता है थ्रू व्हाट, थ्रू प्लाज्माटिस्माटा, सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट। इसलिए सिम्प्लास्ट का एक सब टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। तो ये आपके पास हो गए दो मेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन दी एपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट। उनकी डेफिनेशन होगी आपके पास एपोप्लास्ट वर्सेस सिम्प्लास्ट का सबसे आसान तरीका डिफाइन करने का। एपोप्लास्ट में वाटर मूव्स थ्रू सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, सिम्प्लास्ट में वाटर मूव्स क्या नाम है फ्रॉम वन सेल साइटोप्लाज्म टू अनदर सेल साइटोप्लाज्म थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा और द सेल मेम्ब्रेन। अब उसने सिम्प्लास्ट के बारे में और एपोप्लास्ट के बारे में और डिटेल्स आपको बताई हैं। लेट्स गो थ्रू देम। तो ये सिम्प्लास्ट की डिटेल्स है और ये थोड़ी सी एपोप्लास्ट की डिटेल्स है। सिम्प्लास्ट पाथवे के पीछे जो मेन फोर्स होती है वो ऑस्मोसिस होती है। आपको जो पानी मूव कर रहा होता है ना फ्रॉम सेल टू सेल, वो डिफरेंसेस इन वाटर पोटेंशियल की वजह से मूव कर रहा होता है। लाइक तो आपके पास जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में पानी मूव कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो टर्म लिखा हुआ है ऑस्मोसिस। बिकॉज जब पानी मूव करता है डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, ऑस्मोसिस कह रहे होते हैं। सही है। सो यहाँ पे प्रोसेस का जो अंडरलाइन कर देता हूँ ऑस्मोसिस हो गया। लाइक फिर लिखा उसने डिटेल ऑफ मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व, हो सकता है टोनोप्लास्ट इन्वॉल्व हो सकता है सेल सरफेस मेम्ब्रेन खुद इन्वॉल्व हो। लाइक दोनों मेम्ब्रेन्स टाइप की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो सकती हैं। लाइक बिकॉज मेम्ब्रेन के थ्रू बस पानी जा रहा होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, वाया प्लाज्माटिज्मा। देखो उसका अलग तुम्हें मार्क दे दिया भाई। लाइक सिम्प्लास्ट याद रखो, मैंने अभी तुम्हें बताया था ऊपर जब मैं साइटोप्लाज्म पाथवे पढ़ रहा था कि इट कैन हैपन थ्रू व्हाट, थ्रू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्माटिज्माटा, थ्रू टोनोप्लास्ट। तीनों तरीके से हो सकता है। अगर टोनोप्लास्ट के थ्रू पानी जाता है लाइक तो फिर उसको उस सिम्प्लास्ट पाथवे को कभी कभी जो है वो हम क्या बोलते हैं, वैक्यूलर पाथवे ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर टोनोप्लास्ट से क्रॉस हुआ है तो फिर यानी वैक्यूल से क्रॉस हुआ होगा ना, तो उसको इसलिए जो है वो कभी कभी वैक्यूलर पाथवे भी कहा जाता है। सिम्प्लास्ट पाथवे का एक सब टाइप होता है, याद रखो, सॉरी एक सब टाइप होता है, याद रखो, जिसको वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। एपोप्लास्ट पाथवे सेल वॉल टू सेल वॉल होता है, इसके लिए सेल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। लाइक कभी कभी इसको इसलिए ना नॉन लिविंग पाथवे भी कहा जाता है। और मैंने बताया था इसके पीछे जो मेन ड्राइविंग फोर्स होती है वो ट्रांसपिरेशन पुल होती है। लाइक याद रखो, इट इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि इस वाले मार्क्स में यहाँ लिखा नहीं है, इट्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। इट इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल। ये अपने ध्यान में रखो। ग्रेटर वॉल्यूम एंड लेसर रेजिस्टेंस टू फ्लो, ये फास्टर होता है, याद रखो। और फास्टर क्यों होता है, बिकॉज सेल वॉल कंप्लीटली परमेबल होती है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है वाटर को, तेजी से वाटर ट्रैवल करता है। लाइक एंड यू कैन रेफर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एडिशन टू सेल वॉल्स। पानी सेल वॉल से चिपक क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ व्हाट, एडिशन विद द सेल वॉल। इवन दैट इज अ मार्किंग पॉइंट, आप यूजुअली पढ़ते नहीं है विद रिगार्ड्स टू क्या नाम है एपोप्लास्ट पाथवे। इफ यू टू राइट कि भाई सेल वॉल में जो क्या नाम है सेल्यूलोज होता है उससे पानी के मॉलिक्यूल्स चिपकते चिपकते जाते हैं, तो इवन देन दैट कुड अर्न यू क्रेडिट फॉर फॉर द एपोप्लास्ट पाथवे। तो ये हो गया आपका सिम्प्लास्ट वर्सेस द एपोप्लास्ट पाथवे। सो डन विद द फर्स्ट पार्ट and now start with the second part of the